नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं इससे पूर्व में 3 टेस्ट सीरीज हम कर चुके थे और आज चतुर्थ टेस्ट सीरीज की शुरुआत हम करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपने स्वयं का आकलन इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और साथ ही दोस्तों कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है तो उस एग्जाम बेस पर भी आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। दोस्तों साथ ही कहना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम है उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, साथ ही अपने आप पर क्या विश्वास रखें और खुद को किसी से कम ना आके। दोस्तों काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और आप बने रहिए इसी के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित है। दोस्तों बिना स्किप किए आप यहाँ पे बने रहिए ताकि आपको इसका लाभ जो है वो मिल सके। दोस्तों मैं शुरू करने वाला हूँ आज की जो टेस्ट सीरीज अपनी उसी को। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो डिस्प्ले हो चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पी नोट किस वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पी नोट जो है वो किस वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है। इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं डीडीसी है, सीसी है, यूडीसी है और एलसीसी है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आप बता सकते हैं कि पी नोट जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूडीसी। इसका सही आंसर क्या होगा? यूडीसी। यूडीसी दोस्तों पी नोट जो होता है वो क्या कार्य करता है यूडीसी में? संशोधन करने तथा इसको बढ़ावा देने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? पी नोट के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों यूडीसी में ये कार्य किया जाता है पी नोट के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यूडीसी की। हम बात कर लेते हैं कि यूडीसी एक्चुअल में है क्या। तो ये क्या वर्गीकरण पद्धति है? यूडीसी क्या है? वर्गीकरण पद्धति है। यूडीसी बोले तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन ये क्या है कि वर्गीकरण की पद्धति है जो कि हेनरी ला फाउंटेन और पॉल टोटले 2 वकील थे पैसे से। दोस्तों इन वकीलों द्वारा इस पद्धति का निर्माण जो है वो निर्माण कार्य किया गया था। कब? 1895 को इस यूडीसी का जो है वो विकास कार्य जो दोस्तों है वो कर लिया गया था। इसका क्या विकास कार्य इसका जो है कर लिया गया था किसके द्वारा? हेनरी ला फाउंटेन और पॉल टोटले द्वारा। साथ ही दोस्तों मैं बात करूंगा कि इसमें जो इसके विकास करता है हेनरी ला फाउंटेन। उन हेनरी ला फाउंटेन को दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि उनको एक नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता भी ये रह चुके हैं। साथ ही दोस्तों यूडीसी के बारे में और बात करेंगे हम। तो यूडीसी जो है दोस्तों यूडीसी को डीडीसी से सार्वभौमिक माना जाता है क्योंकि दोस्तों ये ज्ञान के पूरे क्षेत्र को सम्मिलित करता है। यूडीसी क्या करता है? ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करता है। दोस्तों साथ ही बात करेंगे यूडीसी का जो प्रथम संस्करण दोस्तों यूडीसी का प्रथम संस्करण फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था सन 1905 को। यूडीसी का जो प्रथम संस्करण है वो कब प्रकाशित किया गया था? फ्रेंच भाषा में और सन 1905 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों साथ ही दोस्तों बात करूंगा कि यूडीसी का अगर निर्माण करने वाली कोई संस्था है तो वो कौन सी है? वो है फीड के द्वारा यूडीसी का निर्माण किया गया था। और फीड की अगर मैं बात करूं दोस्तों इस फीड की स्थापना हुई थी 1895 को और 1895 में इस यूडीसी का जो विकास कार्य है वो शुरू कर दिया गया था। और 1905 में इसका फ्रेंच संस्करण आ चुका था जो प्रथम संस्करण के रूप में जाना जाता है। यूडीसी की जो दोस्तों जो रूपरेखा है वो डीडीसी के उल्लेखनीय आधार पर आधारित है। यूडीसी के उल्लेखनीय आधार पर यानी कि इसी का संशोधित रूप क्या है? यूडीसी है। डीडीसी का संशोधित रूप क्या है? यूडीसी है। साथ ही बात करेंगे तथा यूडीसी में दोस्तों मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो मिश्रित अंकन का जो यूज है वो यूडीसी में किया जाता है। साथ ही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियों में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है तथा कौन कौन सी में एक शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि डीडीसी है तो डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। सीसी है तो सीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि किस वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जा सकता है और अपने ज्ञान को जो है बढ़ावा दे सकते हैं आप दोस्तों इस प्रकार से। तो दोस्तों बात करेंगे इसी यूडीसी के बारे में और। तो इस यूडीसी के दोस्तों अब तक कुल 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 7 संस्करणों में अगर बात करूं दोस्तों तो इसके 4 तो पूर्ण संस्करण प्रकाशित किए गए हैं और 3 इसके संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किए गए हैं। 3 क्या संक्षिप्त संस्करण इसके प्रकाशित किए जा चुके हैं।
चार अगर पूर्ण संस्करण अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो प्रथम संस्करण आया था इसका 1905 में, और सेकंड आया था 1927 में, थर्ड आया था दोस्तों इसका 1934 में, और इसका फोर्थ संस्करण आया था दोस्तों 1943 में। तो दोस्तों इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बता सकते हैं इसके जो 3 संक्षिप्त संस्करण आए थे उन संस्करणों की डेट क्या थी दोस्तों, दिनांक क्या थी। इसी प्रकार दोस्तों यूडीसी के जो संक्षिप्त संस्करण थे वो लगभग 13 भाषाओं में अनुवादित अब तक किए जा चुके हैं, 13 भाषाओं में इनका अनुवाद किया जा चुका है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि इस यूडीसी के निर्माण करने वाली जो संस्था है फीड, उस फीड के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि भारत ने फीड की जो सदस्यता है दोस्तों वो किस वर्ष ग्रहण की थी। तो ये 1952 में दोस्तों भारत इसका सदस्य बन चुका था, किसका, फीड का। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको इससे भी ज्यादा कुछ नॉलेज है तो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आपस में अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैसे कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। लाइब्रेरी शब्द जो है दोस्तों उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, 1374 है, 1751 है, 1875 है और 1452 है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए कि इसका ये जो लाइब्रेरी शब्द जो है दोस्तों इसका प्रयोग किस वर्ष किया गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 1374 में दोस्तों क्या किया गया था। इस लाइब्रेरी जो शब्द है दोस्तों, इस लाइब्रेरी शब्द का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था किसके द्वारा, लाइब्रेरी शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ दोस्तों और बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड शब्दों के बारे में कि और क्या कुछ अपने को नया सीखने को मिल रहा है इसमें, तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बता दूं आपको कि पुस्तकालय विज्ञान जो शब्द है दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान, हम बात करें दोस्तों किस शब्द की, पुस्तकालय विज्ञान शब्द की हम बात करें दोस्तों। पुस्तकालय विज्ञान शब्द, ये शब्द दोस्तों जो है प्रथम बार जो दोस्तों ये शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1808 में। कब किया गया था, 1808 में शब्द का प्रयोग किया गया था। और प्रयोग करने वाले दोस्तों व्यक्ति थे मार्टिन स्ट्रेंदिग्नेर द्वारा इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया था। कब, 1808 में अपनी पुस्तक में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों और बात करेंगे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान में अगर हम सूचना विज्ञान शब्द की बात करें, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना, क्योंकि वर्तमान समय में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है, प्राचीन समय में से केवल पुस्तकालय विज्ञान के नाम से जाना जाता था। तो ये सूचना विज्ञान जो शब्द है दोस्तों ये भी इसमें जोड़ा गया था। कब, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 1964 में जोड़ा गया था। 1964 में ये जोड़ा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग द्वारा इसे जोड़ा गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था 1964 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया भी है कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। आपके राजस्थान पुस्तकालय से रिलेटेड ही किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ऑल पेपर्स उठा के भी ये कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 1810, 1867, 1866 और 1910। जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारतीय संग्रहालय अधिनियम के बारे में। भारतीय संग्रहालय अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो आराम से इस क्विज को सोल्व कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी है तो आप एक बार जो भी है गलत कमेंट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रहेगा कि हमने गलत कमेंट किया था और फ्यूचर में ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस भारतीय संग्रहालय अधिनियम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों 1866 को। 1866 में इस भारतीय संग्रहालय अधिनियम की स्थापना हुई थी या ये लागू किया गया था। तो दोस्तों साथ ही बात करते हैं भारतीय संग्रहालय की स्थापना के बारे में। तो भारतीय संग्रहालय की स्थापना दोस्तों कलकत्ता में की गई थी। कहां पे की गई थी, कोलकाता में की गई थी। कोलकाता बोले तो वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी।
वेस्ट बंगाल में इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1814 में इसकी स्थापना की गई थी। ऐसा 1814 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये एक सोसाइटी थी दोस्तों, इस सोसाइटी द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही बात करेंगे दोस्तों ये इसके जो संस्थापक के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्यूरेटर जैसे कि मैं यहां नोट कर देता हूं, क्यूरेटर नेथनियल इसके क्या थे? क्यूरेटर नेथनियल वालिच इनका पूरा नाम था। वालिच है दोस्तों, वालिच इनका क्या था? पूरा नाम था। क्यूरेटर नेथनियल वालिच इसके क्या थे? संस्थापक थे। किसके? भारतीय जो संग्रहालय है, इसके भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 में की गई थी। कहाँ वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा इसकी स्थापना की गई। दोस्तों साथ ही बात करेंगे कि ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन वर्तमान में कार्यरत है। एक स्वायत्त संगठन है, संस्कृति मंत्रालय के तहत अभी कार्यरत है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी बता सकता है कि इसकी स्थापना कब और किस वर्ष की गई थी दोस्तों। तो इसकी स्थापना 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, 1804, 1867, 1911 और 1918। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों, इसकी एग्जिट डेट की अगर मैं बात करूं तो 26 नवंबर कितनी? 26 नवंबर 1804 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे? मुंबई में। इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण जो योगदान था दोस्तों वो था सर जेम्स मैकिन्टोश का। सर जेम्स मैकिन्टोश का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों स्थापना करने में। इसका गठन जो है दोस्तों उपयोगी ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। यह भारत सरकार के वार्षिक अनुदान से दोस्तों वर्तमान समय में वित्त पोषित है। इसका अनुदान कहां से मिल रहा है वर्तमान समय में? तो भारत सरकार द्वारा मिल रहा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की दोस्तों हम बात करें तो प्रोफेसर विस्पी बुलापुरिया, इसके प्रोफेसर विस्पी बुलापुरिया इसके क्या है? अध्यक्ष है। विस्पी बालापुरिया इसके क्या है दोस्तों? अध्यक्ष है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। आपके क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव जो व्याख्या की जा रही है वो इसी के अकॉर्डिंग की जा रही है, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही ये की जा रही है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का कि RRLF के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? RRLF बोले तो दोस्तों राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। RRLF की अगर हम बात करें तो राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं। इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आप दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके वर्तमान डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों इसके वर्तमान डायरेक्टर है अरुण कुमार चक्रवर्ती इसकी क्या है? वर्तमान डायरेक्टर है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि RRLF क्या है, कि केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन है। RRLF बोले तो फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जैसा कि सभी जानते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे ये क्या है? केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन है जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। संस्कृति मंत्रालय अधीन में ये क्या है? पूरी तरह से स्थापित किया गया है और पूरी तरह से वित्त पोषित है। RRLF जो है पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत इसको क्या किया गया है? 1961 के तहत इसको क्या पंजीकृत किया गया है। दोस्तों आपको दो चीज मिलेगी, पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 और एक मिलेगा दोस्तों आपको, जैसे कि आप पढ़ते होंगे इसको XXI, यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 है दोस्तों 1860 का रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 मिलेगा। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि ये XXI जिसको हम पढ़ते हैं
या फिर जो ये 21 है 21 है रोमन वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसके द्वारा या इस अधिनियम के तहत किसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों हिंट मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि एस लीग है, RRRLF है, ILA है और एटलिस है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप बता सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत किसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों इसके बारे में और बात करें इसके बारे में, तो यह संगठन क्या करता है दोस्तों, जो RRRLF है, ये RRRLF क्या कार्य करता है, ये किस प्रकार के इसके कार्य है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये संगठन क्या करता है दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो है, उन पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए क्या करता है, उनकी सेवाओं के लिए कार्य करता है और इनके लिए जो प्रणालियां हैं उनका समर्थन ये करता है। RRRLF का जो कार्य है वो किस प्रकार के लाइब्रेरीज के लिए है, तो ये दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए कार्य करता है। साथ ही दोस्तों जो जिला नेहरू युवा केंद्र है, उन युवा केंद्रों की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है, RRRLF द्वारा की जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिसके हम बात करने वाले हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कोई भी बता सकता है। देखो दोस्तों लाइब्रेरी साइंस में कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। काफी लोग ऐसे बोलते हैं दोस्तों कि काफी हार्ड है, काफी कहने का तात्पर्य एक तरीके से है कि हार्डली है ये सब्जेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है उसकी भूमिका इनकी, उनके जो इंट्रोडक्शन है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन आपके पास सामने है, PS अय्यर है यानी कि PS शिवास्वामी अय्यर इनका जो पूरा नाम है, साथ ही ऐसा रंगनाथन है, WC बेयरविक सैयर्स है और BS केशवन है। साथ ही दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि BS केशवन जो है इनका पूरा नाम क्या है, BS केशवन को पूरा नाम क्या है और ये कहां से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो इनको फादर ऑफ INB के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो दोस्तों आप को जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि WC बेयरविक सैयर्स। WC बेयरविक जो सैयर्स थे उनके द्वारा क्या किया गया, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की भूमिका लिखी गई। भूमिका की हम बात कर चुके हैं, साथ ही दोस्तों बात करेंगे इसकी प्रस्तावना की। अगर प्रस्तावना की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी इन 5 सूत्रों की, तो वो लिखी गई थी दोस्तों PS शिवास्वामी अय्यर, जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, इनके द्वारा इसकी क्या लिखी गई, प्रस्तावना लिखी गई थी और बेयरविक सैयर्स द्वारा इनकी भूमिका लिखी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं इसको। साथ ही दोस्तों हम पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की अगर बात करेंगे तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं उन 5 सूत्रों की जो रचना है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा की गई थी। और इन 5 सूत्रों का जो दोस्तों प्रतिपादन है दोस्तों वो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 1928 में ही कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनका पुस्तक के रूप में जो प्रकाशन किया गया था दोस्तों वो किया गया था 1931 को इसका क्या किया गया, प्रकाशन कर दिया गया था एक पुस्तक के रूप में, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में। इन 5 सूत्रों की जो भूमिका है दोस्तों वो बता चुका हूं आपको कि WC बेयरविक सैयर्स द्वारा लिखी गई थी और प्रस्तावना है वो PS शिवास्वामी अय्यर द्वारा लिखी गई थी। साथ ही दोस्तों BS केशवन की हम बात करते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि BS केशवन कहां से रिलेटेड है और उनका पूरा नाम क्या है। जैसा कि मैं बता चुका हूं दोस्तों कि INB यानी कि फादर ऑफ INB के रूप में इनको जाना जाता है। साथ ही दोस्तों FIDE के उपाध्यक्ष भी ये रहे हैं। तो आप इनके बारे में अगर और कुछ ज्यादा जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, मेलविल डेवी के द्वारा DDC के कितने संस्करणों का संपादन किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि मेलविल डेवी जो है USA के निवासी थे और इनके द्वारा DDC की रचना की गई थी दोस्तों। तो इनके द्वारा कितने संस्करणों का संपादन जो है वो मेलविल डेवी द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, प्रथम संस्करण का, प्रथम 3 का, 10वें संस्करण तक, सभी संस्करण तक। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा प्रथम 3 संस्करण, यानी फर्स्ट जो 3 संस्करण आए थे दोस्तों उन फर्स्ट 3 संस्करणों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, सर मेलविल डेवी द्वारा किया गया था 1876 में, 1885 में और 1888 में। ऐसे 3 संस्करण जो थे, इन 3 संस्करणों का जो प्रकाशन है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था, सर मेलविल डेवी द्वारा किया गया था। मेलविल द्वारा जो DDC के 3 संस्करण है दोस्तों उन संस्करणों का क्या किया, समाधान किया गया था दोस्तों। डेवी को जो मेलविल डेवी है उन्हें पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता तो मेलविल डेवी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो DDC का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है।
तो OCLC के द्वारा वर्तमान में DDC का प्रकाशन किया जा रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि OCLC का जो DDC का जो स्वामित्व है वो OCLC द्वारा कब, यानी कि उसको अधिग्रहित कर लिया गया था, उसका स्वामित्व कब उसके पास आ गया था। साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का रहेगा वो है दोस्तों, जस्ट ही आपकी स्क्रीन पे शो कर दिया है दोस्तों, इस इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम किस एक्ट के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इंपीरियल लाइब्रेरी जो है, इस इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में हम बात करेंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया था, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको कमेंट बताना है। इंपीरियल लाइब्रेरी फर्स्ट ऑप्शन है इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट, साथ ही दूसरा सेकंड ऑप्शन है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी एक्ट, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी एक्ट और लाइब्रेरी एक्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके सही आंसर का जवाब दे सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम बता देता हूँ आपको कि इंपीरियल लाइब्रेरी का जो नाम चेंज किया गया था वो किया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट। इस एक्ट के तहत इसका नाम चेंज किया गया था। तो दोस्तों साथ ही बात करें इंपीरियल लाइब्रेरी की, तो इंपीरियल लाइब्रेरी की जो दोस्तों स्थापना है वो 1891 में की गई थी। 1891 में इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा दोस्तों की गई थी। स्थापना करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1891 में। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आजादी के बाद में भारत सरकार द्वारा दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत दोस्तों 1948 में इसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों कब की गई, यानी कि ये इंपीरियल लाइब्रेरी दोस्तों कब बन गई, लास्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय बन गई कब? तो ये बन गई थी दोस्तों 1948 में। ठीक है दोस्तों, 1891 में इस इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी और 1948 में इसे बनाया गया राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, वर्तमान में कलकत्ता में स्थित है, जो कि भारत का दोस्तों सबसे बड़ा पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में स्थित है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिसिस्ट किन 2 संस्थाओं का सम्मिलित प्रयास है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिसिस्ट जो है वो किन 2 संस्थाओं का सम्मिलित प्रयास है? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। यूनेस्को और ICSU, दूसरा ऑप्शन आपका यूनेस्को प्लस इफ्ला, तीसरा ऑप्शन आपका इफ्ला प्लस ALA और चतुर्थ आपका ऑप्शन है दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्लस ALA, यानी ALA बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके बता सकते हैं कि यूनिसिस्ट जो है वो किन 2 संस्थाओं का सम्मिलित प्रोग्राम है। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूनेस्को प्लस ICSU। यूनेस्को प्लस ICSU के द्वारा क्या किया गया? इस यूनिसिस्ट प्रोग्राम का जो निर्माण है वो किया गया था। यूनिसिस्ट बोले तो दोस्तों, यूनिसिस्ट की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस, NATIONS, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे लिखने का इतना वो जुगाड़ नहीं है दोस्तों, तो आप मेरे वॉइस के माध्यम से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसका जो दोस्तों ये क्या है कि यूनिसिस्ट मॉडल सूचना प्रसार के द्वारा दोस्तों इसको 1971 में क्या प्रस्तावित किया गया था। इसका जो प्रस्ताव दोस्तों कब किया गया था प्रस्तावित, इसको 1971 में इसको प्रस्तावित किया गया था। साथ ही दोस्तों बात करेंगे यूनिसिस्ट जो है वो संचार की सामाजिक प्रणाली का एक क्या है? मॉडल है। क्या है दोस्तों? संचार मॉडल है। एक तरीके से ये संचार मॉडल की जो सामाजिक प्रणाली उसका क्या है? मॉडल है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि इसमें क्या है? इसमें ज्ञान निर्माता, मध्यस्थ और उपयोगकर्ता शामिल होते हैं। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। साथ ही आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं कि ICSU का फुल फॉर्म जो है वो दोस्तों क्या होती है और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप दोनों का कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा आज का कि DDC का जो 23वां संस्करण है दोस्तों, उस संस्करण का कलर क्या है, रंग क्या है? बहुत ही अच्छा और बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि DDC का जो 23वां संस्करण है उसका कलर क्या है? स्प्रिंग ग्रीन है, ऑटम कलर है, रेड कलर है या फिर ब्लू कलर है? तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। DDC के 23वें संस्करण की बात
यहाँ पे करा है दोस्तों। इससे पहले भी हमने डीडीसी से रिलेटेड ही जो संस्करण थे उनका संपादन से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात की थी। डीडीसी से काफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले समय में डीडीसी का जो है दोस्तों एक संपूर्ण वीडियो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, वीडियो क्लास आपको। तब तक के लिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं हम कि इसका जो कलर है दोस्तों वो क्या है, ऑटम कलर है दोस्तों। ऑप्टिमम कलर जो है वो है 23वें संस्करण का जो कलर है वो कौन सा है, ऑप्टिमम कलर है दोस्तों। तो दोस्तों डीडीसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो डीडीसी का जो 23वें संस्करण है दोस्तों, इस 23वें संस्करण का जो पहले बात तो इसका प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 2011 में किया गया था। और करने वाली जो संस्था थी दोस्तों वो कौन थी, OCLC। OCLC दोस्तों हाँ जी वही है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसकी फुल फॉर्म है, जो कि किसी समय ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से स्थापित की गई थी। स्थापना इसकी 1967 में की गई थी। साथ ही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि OCLC जो है, OCLC का जो कंप्यूटर स्वरूप जो है वो डीडीसी का OCLC द्वारा किस वर्ष से नियमित किया गया था, कि किस समय पारित किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों साथ ही बात करेंगे डीडीसी के बारे में और इस 23वें संस्करण के जो संपादक है दोस्तों वो संपादक थे JS मिस्चेल इसके क्या थे, JS मिस्चेल इसके संपादक रहे हैं। JS मिस्चेल इसके संपादक रहे 23वें संस्करण के, जो कि 2011 में आया था। और प्रकाशन करने वाली संस्था थी OCLC और इसके संपादक का नाम है JS मिस्चेल। और इसका प्रकाशन दोस्तों मैं जैसे कि बता ही चुका हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्वरूपों में इसका प्रकाशन है वो OCLC द्वारा किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में बहुत बात करेंगे डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी के जो 23वां संस्करण था दोस्तों, इसमें 6 प्रकार की 23वें संस्करण में 6 जो टेबल्स थी उन 6 टेबल्स का प्रयोग किया गया था। 6 टेबल्स का प्रयोग इसमें किया गया था, जिसका उपयोग दोस्तों वर्ग बनाने में इन टेबल्स का उपयोग किया जाता है। इन टेबल्स का उपयोग कहाँ किया जाता है डीडीसी में, तो वर्ग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि संख्या में 6 थी। साथ ही आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि डीडीसी के अब तक कौन से संस्करण में टेबल्स का प्रयोग किया गया। साथ ही दोस्तों कौन कौन से संस्करण में टेबल्स की जो संख्या है वो बदलती गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी बोले तो CRL की स्थापना किस वर्ष की गई, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना, तो दोस्तों स्थापना की अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिए गए हैं 1950 है, 1955 है, 1967 है और 1974 है। 4 प्रकार के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1955 को। 1955 को क्या CRL की स्थापना की गई थी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है इसका प्रकाशन INB का जो ये प्रकाशन कर रही है वो कब से कर रही है। तो दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं CRL की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना दोस्तों 1955 में की गई थी। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना 1955 में कर दी गई थी। और स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना कर दी गई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, कलकत्ता में। इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों, ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का क्या है, एक अनूठा भंडार है, यानी कि INB का जो प्रकाशन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रकाशन करने वाली जो संस्था है दोस्तों वो कौन है, तो ये CRL है दोस्तों। CRL बोलते हो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, इसके द्वारा INB का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में यह है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। कौन, ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। और इससे अधिक अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का संकलन और उसकी बिक्री करना है। ठीक है, INB का संकलन करना और उसकी बिक्री करना किसका कार्य है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का है दोस्तों। ये INB जो जारी करती है, INB की हम बात करें तो दोस्तों ये अंग्रेजी के अलावा 14 भारतीय भाषाओं में ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा जारी की जाती है। इसके साथ ही बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करने वाले हैं, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थिति को जनता के लिए खोला गया था। इससे पहले भी हम एक इंपीरियल लाइब्रेरी के क्वेश्चन की बात कर चुके हैं दोस्तों। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम की हम बात कर चुके हैं, जो नाम चेंज हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था, तो वो भी याद रखिएगा, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपीरियल लाइब्रेरी किस तिथि को जनता के लिए खोल दिया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, 20 जनवरी है, 30 जनवरी है, 20 मार्च है और 27 मार्च है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया था।
थोड़ी सी दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो 1891 में कलकत्ता में की गई थी दोस्तों, और इसकी स्थापना में दोस्तों कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर, यानी जो सचिवालय पुस्तकालय थे उस समय, सचिवालय कई सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर इसकी स्थापना या इसका गठन जो है वो किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प की अगर हम बात करें तो वो गृह विभाग का पुस्तकालय था दोस्तों। गृह विभाग का पुस्तकालय था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तकालय था गृह विभाग का पुस्तकालय था। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों, इस पुस्तकालय का उपयोग सरकार के श्रेष्ठ अधिकारियों तक ही सीमित था। उस समय क्या था, इस गृह पुस्तकालय की बात करें, गृह विभाग के पुस्तकालय की, तो इसका उपयोग दोस्तों जो उच्च अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारियों तक ही इसका प्रयोग सीमित था। इंपीरियल लाइब्रेरी का जो दोस्तों प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष की अगर हम बात करें इंपीरियल लाइब्रेरी का, तो वो कौन था, जॉन मैकफर्लेन इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे सन 1910 में इस शाही पुस्तकालय परिषद का दोस्तों अध्यक्ष है वो आशुतोष मुखर्जी को बनाया गया था। आशुतोष मुखर्जी दोस्तों, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आशुतोष मुखर्जी, एक नाम याद रखना है आपको, आशुतोष मुखर्जी। ये भी दोस्तों अपने टाइम के भामाशाही थे एक तरीके से। आशुतोष मुखर्जी की दोस्तों हम बात करें तो आशुतोष मुखर्जी ने दोस्तों अपने निजी संग्रह की लगभग 80,000, उस समय की बात है दोस्तों, ये 80,000 पुस्तकें इस पुस्तकालय को दोस्तों दान में दे दी थी, दान कर दी थी इस पुस्तकालय को। कितनी पुस्तकें, 80,000 पुस्तकें दोस्तों, कम नहीं होती। आज हम किसी को 8 पुस्तकें नहीं दे सकते, उस समय 80,000 पुस्तकें इन्होंने दे दी थी। तो दोस्तों साथ ही बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 30 जनवरी 1903 को इस पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया था, ओपन कर दिया गया था, एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में इसको खोल दिया गया था। साथ ही दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और काफी मोस्टली है जो हर बार एक रिवाइज रूप में आते ही रहते हैं। तो और जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है कि इसमें से कौन सा युग में गलत है। KM असदुल्ला लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, जो कि इंपीरियल लाइब्रेरी से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा है BS केशवन जो कि नेशनल लाइब्रेरी से रिलेटेड है। तीसरा है हरिनाथ डे जो कि नेशनल लाइब्रेरी से रिलेटेड है, और चौथा है आपका हरिनाथ डे इंपीरियल लाइब्रेरी से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं KM असदुल्ला, जी हाँ KM असदुल्ला तो इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको ये बताना है कि ये कब से कब तक इसके अध्यक्ष रहे थे। साथ ही दोस्तों BS केशवन की हम बात करें तो BS केशवन बिल्कुल नेशनल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों हरिनाथ डे, ये हरिनाथ डे दोस्तों 1907 में पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, 1907 में, जबकि 1907 में तो दोस्तों आप कॉमन सेंस की बात है कि उस समय तो राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी बना ही नहीं था। तो ये इसका आंसर गलत है दोस्तों, यानी कि हमारा जो सही क्वेश्चन टिक जो हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। हरिनाथ डे नीचे वाला लिखा हुआ है इंपीरियल लाइब्रेरी, ये बिल्कुल सही है। हरिनाथ डे इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे जो कि 1907 में बने थे। साथ ही दोस्तों बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, KM असदुल्ला है, BS केशवन है, हरिनाथ डे है, साथ ही और जॉन मैकफर्लिन की हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, सभी इंपीरियल लाइब्रेरी से रिलेटेड थे। ये इनका जो रिलेशन था वो किससे था, इंपीरियल लाइब्रेरी से। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमारा संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संदर्भ सेवा की अवधारणा 4 ऑप्शन आपके सामने प्रोवाइड हो चुके हैं। सैमुअल ग्रीन है, सैमुअल एस ग्रीन के नाम से इनको जानते हैं, मार्टिन लूथर है, SC ब्रैडफोर्ड है और रंगनाथन है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। दोस्तों सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसके जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सैमुअल ग्रीन। सैमुअल एस ग्रीन जो थे दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम संदर्भ सेवा की क्या अवधारणा प्रस्तुत की थी। संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो सैमुअल एस ग्रीन द्वारा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं संदर्भ सेवा की। तो संदर्भ पुस्तकालय की संदर्भ सेवा दोस्तों, पुस्तकालय की संदर्भ सेवा लक्ष्य पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को उनकी शोध आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध पुस्तकालय और सूचना संसाधनों से जोड़ता है। क्या करने करता है ये दोस्तों, जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। पुस्तकालय की संदर्भ सेवा दोस्तों क्या करती है, लक्ष्य पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को, यानी कि जो यूजर्स होते हैं, जिनका जो टारगेट होता है, उन टारगेट को किससे जोड़ते हैं, ये उन पुस्तकों से, उन यूजर्स को पुस्तकों से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही बात करेंगे और पुस्तकालय संसाधनों
पुस्तकालय संसाधनों से भी ये इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इससे और सबसे प्रभावी तरीके से पुस्तकालय और उपयोगकर्ताओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों कौन करता है, ये संदर्भ सेवा करती है दोस्तों, ठीक है। यानी पाठक और पुस्तक के मध्य अगर कोई संपर्क स्थापित करने वाला कोई है तो वो कौन है, पाठक और पुस्तक के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला कौन है, संदर्भ सेवा है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बात करेंगे संदर्भ सेवा को दो अलग अलग प्रकारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दो प्रकार संदर्भ सेवा के बताए गए दोस्तों। तो दो प्रकारों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कौन कौन सी है, एक तो है दोस्तों आपकी रेडी रेफरेंस सर्विस और दूसरी आपकी दोस्तों लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो दोस्तों आपको बता दूं कि रेडी रेफरेंस सर्विस तो वही होती है जिसका आंसर हम कुछ क्षण में या कुछ ही पलों में दिया जा सके। जैसे कि आपको पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बता सकते हो कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। अगर आपको दोस्तों इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या कि वो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, मान लो कि उसका आंसर आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर आपको कहीं से लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो वो क्या लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में जाता है दोस्तों। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो है इसकी टाइमिंग अवधि होती है दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका इसका रिप्लाई जो है वो पाठक को देना होता है या वो प्रोवाइड करवानी होती है दोस्तों, किसी अन्य पुस्तकालय से या कहीं भी बाहरी पुस्तकालय से लाकर आपको उनको देनी होती है। बस दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा एबगिला किस दौरान प्रकाशित किया गया था। एबगिला क्या है दोस्तों, एक पत्रिका का नाम है ये एबगिला। तो ये किस दौरान प्रकाशित की गई थी, इसका टाइमिंग पीरियड इसमें पूछ रहा है। तो 1949 से 53 तक, 55 से 65 तक और 33 से 37 तक, साथ ही 1975 से 2005 तक। चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं एबगिला के बारे में। तो दोस्तों एबगिला का जो प्रकाशन है वो कब से कब तक किया गया था, किस दौरान प्रकाशित की गई थी, तो 1949 से 1953 के मध्य प्रकाशित की गई थी। दोस्तों बात करूँ आपको एबगिला की अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एबगिला की दोस्तों फुल फॉर्म होगी एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ एनल्स। दोस्तों इसका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आपको याद कर लेना है एनल्स बुलेटिन BULLETIN बुलेटिन एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि ILA है। देसी आप आराम से देख भी सकते हैं दोस्तों ABG, यानी इसको दो पार्टों में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ABG और ILA। यानी आपको याद करने का एक आसान तरीका बता दूं कि एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA बोले तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। काफी अच्छी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। साथ ही दोस्तों हम एबगिला के बारे में बात करेंगे तो एबगिला का जो प्रकाशन है 1949 में ILA यानी ILA बोले तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शुरू कर दिया गया था दोस्तों। कब 1949 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों आज का, मुझे लग रहा है दोस्तों काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है तो उन टेस्ट सीरीज में हम मिलेंगे आपसे जल्द ही। और तब तक के लिए आप इससे टेस्ट सीरीज को आप एक बार देख सकते हैं। साथ ही अगर समझ में आए तो एक बार आप पुनः इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या अगर आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपना डिस्कशन लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर भी इसमें प्रोवाइड करवाए हुए मिलेंगे, तो उससे भी आप हमें कांटेक्ट करके आप कोई भी डिस्कशन किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि लाइब्रेरी साइंस कुछ भी नहीं है। आपको चंद दिनों में अंगुलियों पे लाइब्रेरी साइंस मिलेगी। आप खुद ऐसा सोचोगे कि ऐसा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस समय जो बंदा नए रूप में एक तैयारी करता है तो उसे यही लगता है कोई भी नई चीज हमें मिलती है तो हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत हार्डली है। तो ऐसा हार्डली कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर मन बना लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट अपनी टेस्ट सीरीज में। पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत इसको क्या किया गया है, 1961 के तहत इसको क्या पंजीकृत किया गया है। दोस्तों आपको दो चीज़ मिलेगी, पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 और एक मिलेगा दोस्तों आपको, जैसे कि आप पढ़ते होंगे इसको XXI यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 है ये दोस्तों 1860 का
रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 मिलेगा। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि ये एक्स जिसको हम पढ़ते हैं ये, या फिर जो ये 21 है 21 है रोमन वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसके द्वारा या इस अधिनियम के तहत किसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों हिंट मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि एस लीग है, RRRF है, ILA है और एटलिस है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप बता सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत किसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों इसके बारे में और बात करें इसके बारे में, तो यह संगठन क्या करता है दोस्तों, जो RRRF है, ये RRRF क्या कार्य करता है, ये किस प्रकार के इसके कार्य है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये संगठन क्या करता है दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो है, उन पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए क्या करता है, उनकी सेवाओं के लिए कार्य करता है और इनके लिए जो प्रणालियाँ हैं उनका समर्थन ये करता है। RRRF का जो कार्य है वो किस प्रकार के लाइब्रेरीज के लिए है, तो ये दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए कार्य करता है। साथ ही दोस्तों जो जिला नेहरू युवा केंद्र है, उन युवा केंद्रों की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है, RRRF द्वारा की जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिसके हम बात करने वाले हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कोई भी बता सकता है। देखो दोस्तों लाइब्रेरी साइंस कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं दोस्तों कि काफ़ी हार्ड है, काफ़ी कहने का तात्पर्य एक तरीके से है कि हार्डली है ये सब्जेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है उसकी भूमिका यानी उनके जो इंट्रोडक्शन है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन आपके पास सामने है, PS अय्यर है यानी कि PS शिवास्वामी अय्यर इनका जो पूरा नाम है, साथ ही SR रंगनाथन है, WC बेयरबिक्स अय्यर्स है और BS केशवन है। साथ ही दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि BS केशवन जो है इनका पूरा नाम क्या है, BS केशवन को पूरा नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो इनको फादर ऑफ INB के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो दोस्तों आप को जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि WC बेयरबिक्स अय्यर्स। WC बेयरबिक्स जो शेयर्स थे उनके द्वारा क्या किया गया, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की भूमिका लिखी गई। भूमिका की हम बात कर चुके हैं, साथ ही दोस्तों बात करेंगे इसकी प्रस्तावना की। अगर प्रस्तावना की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी इन 5 सूत्रों की, तो वो लिखी गई थी दोस्तों PS शिवास्वामी अय्यर, जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, इनके द्वारा इसकी क्या लिखी गई, प्रस्तावना लिखी गई थी और बेयरबिक्स अय्यर द्वारा इनकी भूमिका लिखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं इसको। साथ ही दोस्तों हम पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की अगर बात करेंगे, तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं उन 5 सूत्रों की जो रचना है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा की गई थी। और इन 5 सूत्रों का जो दोस्तों प्रतिपादन है दोस्तों वो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा 1928 में ही कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनका पुस्तक के रूप में जो प्रकाशन किया गया था दोस्तों वो किया गया था 1931 को इसका क्या किया गया, प्रकाशन कर दिया गया था एक पुस्तक के रूप में, द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में। इन 5 सूत्रों की जो भूमिका है दोस्तों वो बता चुका हूँ आपको कि WC बेयरबिक्स अय्यर द्वारा लिखी गई थी और प्रस्तावना है वो P शिवास्वामी अय्यर द्वारा लिखी गई थी। साथ ही दोस्तों BS केशवन की हम बात करते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि BS केशवन कहाँ से रिलेटेड है और उनका पूरा नाम क्या है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि INB यानी कि फादर ऑफ INB के रूप में भी इनको जाना जाता है। साथ ही दोस्तों FIDE के उपाध्यक्ष भी ये रहे हैं। तो आप इनके बारे में अगर और कुछ ज़्यादा जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, मेलविल डेवी के द्वारा DDC के कितने संस्करणों का संपादन किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि सर मेलविल डेवी जो है USA के निवासी थे और इनके द्वारा DDC की रचना की गई थी दोस्तों। तो इनके द्वारा कितने संस्करणों का संपादन जो है वो मेलविल डेवी द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, प्रथम संस्करण का, प्रथम 3 का, 10वें संस्करण तक, सभी संस्करण तक। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा प्रथम 3 संस्करण, यानी फर्स्ट जो 3 संस्करण आए थे दोस्तों उन फर्स्ट 3 संस्करणों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, सर मेलविल डेवी द्वारा किया गया था 1876 में, 1885 में और 1888 में। ऐसे 3 संस्करण जो थे, इन 3 संस्करणों का जो प्रकाशन है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था, सर मेलविल डेवी द्वारा किया गया था। मेलविल द्वारा जो DDC के 3 संस्करण है दोस्तों उन संस्करणों का क्या किया, समाधान किया गया था दोस्तों। डेवी को जो मेलविल डेवी है उन्हें पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता तो मेलविल डेवी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो DDC का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है,
तो OCLC के द्वारा वर्तमान में DDC का प्रकाशन किया जा रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि OCLC का जो DDC का जो स्वामित्व है वो OCLC द्वारा कब, यानी कि उसको अधिग्रहित कर लिया गया था, उसका स्वामित्व कब उसके पास आ गया था। साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का रहेगा वो है दोस्तों, जस्ट ही आपकी स्क्रीन पे शो कर दिया है दोस्तों, इस इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम किस एक्ट के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इंपीरियल लाइब्रेरी जो है, इस इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में हम बात करेंगे, राष्ट्रीय पुस्तकालय इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया था, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको कमेंट बताना है। इंपीरियल लाइब्रेरी फर्स्ट ऑप्शन है इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट, साथ ही दूसरा सेकंड ऑप्शन है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी एक्ट, इंडियन नेशनल लाइब्रेरी एक्ट और लाइब्रेरी एक्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके सही आंसर का जवाब दे सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि इंपीरियल लाइब्रेरी का जो नाम चेंज किया गया था वो किया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट। इस एक्ट के तहत इसका नाम चेंज किया गया था। दोस्तों साथ ही बात करें इंपीरियल लाइब्रेरी की, तो इंपीरियल लाइब्रेरी की जो दोस्तों स्थापना है वो 1891 में की गई थी। 1891 में इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा दोस्तों की गई थी। स्थापना करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1891 में। साथ ही दोस्तों बात करेंगे आज़ादी के बाद में भारत सरकार द्वारा दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ द नेम एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत दोस्तों 1948 में इसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों कब की गई, यानी कि यही इंपीरियल लाइब्रेरी दोस्तों कब बन गई, लास्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय बन गई कब? तो ये बन गई थी दोस्तों 1948 में। ठीक है दोस्तों, 1891 में इस इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी और 1948 में इसे बनाया गया राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, वर्तमान में कलकत्ता में स्थित है, जो कि भारत का दोस्तों सबसे बड़ा पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में स्थित है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिसिस्ट किन 2 संस्थाओं का सम्मिलित प्रयास है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिसिस्ट जो है वो किन 2 संस्थाओं का सम्मिलित प्रयास है? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। यूनेस्को और ICSU, दूसरा ऑप्शन आपका यूनेस्को प्लस इफ्ला, तीसरा ऑप्शन आपका इफ्ला प्लस ALA और चतुर्थ आपका ऑप्शन है दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्लस ALA, यानी ALA बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके बता सकते हैं कि यूनिसिस्ट जो है वो किन 2 संस्थाओं का सम्मिलित प्रोग्राम है। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर होगा यूनेस्को प्लस ICSU। यूनेस्को प्लस ICSU के द्वारा क्या किया गया? इस यूनिसिस्ट प्रोग्राम का जो निर्माण है वो किया गया था। यूनिसिस्ट बोले तो दोस्तों, यूनिसिस्ट की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड UNITED यूनाइटेड नेशंस NATIONS यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पे लिखने का इतना वो जुगाड़ नहीं है दोस्तों, तो आप मेरे वॉइस के माध्यम से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसका जो दोस्तों ये क्या है कि यूनिसिस्ट मॉडल सूचना प्रसार के द्वारा दोस्तों इसको 1971 में क्या प्रस्तावित किया गया था। इसका जो प्रस्ताव दोस्तों कब किया गया था? प्रस्तावित इसको 1971 में इसको प्रस्तावित किया गया था। साथ ही दोस्तों बात करेंगे यूनिसिस्ट जो है वो संचार की सामाजिक प्रणाली का एक क्या है? मॉडल है। क्या है दोस्तों? संचार मॉडल है। एक तरीके से ये संचार मॉडल की जो सामाजिक प्रणाली है उसका क्या है? मॉडल है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि इसमें क्या है? इसमें ज्ञान निर्माता, मध्यस्थ और उपयोगकर्ता शामिल होते हैं। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। साथ ही आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं कि ICSU का फुल फॉर्म जो है वो दोस्तों क्या होती है और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप दोनों का कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा आज का कि DDC का जो 23वां संस्करण है दोस्तों, उस संस्करण का कलर क्या है, रंग क्या है? बहुत ही अच्छा और बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि DDC का जो 23वां संस्करण है उसका कलर क्या है? स्प्रिंग ग्रीन है, ऑटम कलर है, रेड कलर है या फिर ब्लू कलर है? तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। DDC के 23वें संस्करण की बात
यहाँ पे करा है दोस्तों। इससे पहले भी हमने डीडीसी से रिलेटेड ही जो संस्करण थे उनके संपादन से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात की थी। डीडीसी से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले समय में डीडीसी का जो है दोस्तों एक संपूर्ण वीडियो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, वीडियो क्लास आपको। तब तक के लिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं हम कि इसका जो कलर है दोस्तों वो क्या है, ऑटम कलर है दोस्तों। ऑटमन कलर जो है वो है 23वें संस्करण में जो कलर है वो कौन सा है, ऑटमम कलर है दोस्तों। तो दोस्तों डीडीसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो डीडीसी का जो 23वें संस्करण है दोस्तों, इस 23वें संस्करण का जो पहले बात तो इसका प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 2011 में किया गया था। और करने वाली जो संस्था थी दोस्तों वो कौन थी, OCLC दोस्तों। हाँ जी वही है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसकी फुल फॉर्म है, जो कि किसी समय ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से स्थापित की गई थी। स्थापना इसकी 1967 में की गई थी। साथ ही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि OCLC जो है, OCLC का जो कंप्यूटर स्वरूप जो है वो डीडीसी का OCLC द्वारा किस वर्ष से नियमित किया गया था, या किस समय पारित किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों साथ ही बात करेंगे डीडीसी के बारे में और इस 23वें संस्करण के जो संपादक है दोस्तों वो संपादक थे JS मिस्चेल। इसके क्या थे, JS मिस्चेल इसके संपादक रहे हैं। JS मिस्चेल इसके संपादक रहे हैं 23वें संस्करण के, जो कि 2011 में आया था। और प्रकाशन करने वाली संस्था थी OCLC, और इसके संपादक का नाम है JS मिस्चेल। और इसका प्रकाशन दोस्तों मैं जैसे कि बता ही चुका हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्वरूपों में इसका प्रकाशन है वो OCLC द्वारा किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसके बारे में और बात करेंगे डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी के जो 23वां संस्करण था दोस्तों, इसमें 6 प्रकार की 23वें संस्करण में 6 जो टेबल्स थी, उन 6 टेबल्स का प्रयोग किया गया था। 6 टेबल्स का प्रयोग इसमें किया गया था, जिसका उपयोग दोस्तों वर्ग बनाने में इन टेबल्स का उपयोग किया जाता है। इन टेबल्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, डीडीसी में, तो वर्ग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि संख्या में 6 थी। साथ ही आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि डीडीसी के अब तक कौन से संस्करण में टेबल्स का प्रयोग किया गया। साथ ही दोस्तों कौन कौन से संस्करण में टेबल्स की जो संख्या है वो बदलती गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी बोले तो CRL की स्थापना किस वर्ष की गई। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई, काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना, तो दोस्तों स्थापना की अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिए गए हैं 1950 है, 1955 है, 1967 है और 1974 है। 4 प्रकार के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1955 को। 1955 को क्या CRL की स्थापना की गई थी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है इसका प्रकाशन INB का जो ये प्रकाशन कर रही है वो कब से कर रही है। तो दोस्तों साथ ही बात कर लेते हैं CRL की सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना दोस्तों 1955 में की गई थी। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना 1955 में कर दी गई थी। और स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना कर दी गई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, कलकत्ता में। इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों, ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का क्या है, एक अनूठा भंडार है। यानी कि INB का जो प्रकाशन किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी प्रकाशन करने वाली जो संस्था है दोस्तों वो कौन है, तो ये CRL ही है दोस्तों। CRL बोलते हो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, इसके द्वारा INB का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। कौन, ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। और इससे अधिक अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का संकलन और उसकी बिक्री करना है। ठीक है, INB का संकलन करना और उसकी बिक्री करना किसका कार्य है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी का है। दोस्तों ये INB जो जारी करती है, INB की हम बात करें तो दोस्तों ये अंग्रेजी के अलावा 14 भारतीय भाषाओं में ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा जारी की जाती है। इसके साथ ही बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करने वाले हैं, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थिति को जनता के लिए खोला गया था। इससे पहले भी हम एक इंपीरियल लाइब्रेरी के क्वेश्चन की बात कर चुके हैं दोस्तों। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम की हम बात कर चुके हैं, जो नाम चेंज हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था, तो वो भी याद रखिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपीरियल लाइब्रेरी किस तिथि को जनता के लिए खोल दिया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। 20 जनवरी है, 30 जनवरी है, 20 मार्च है और 27 मार्च है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया गया था।
थोड़ी सी दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो 1891 में कलकत्ता में की गई थी दोस्तों, और इसकी स्थापना में दोस्तों कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर, यानी जो सचिवालय पुस्तकालय थे उस समय कई सचिवालय पुस्तकालयों को मिलाकर इसकी स्थापना या इसका गठन जो है वो किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प की अगर हम बात करें तो वो गृह विभाग का पुस्तकालय था दोस्तों। गृह विभाग का पुस्तकालय था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तकालय था गृह विभाग का पुस्तकालय था। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों इस पुस्तकालय का उपयोग सरकार के श्रेष्ठ अधिकारियों तक ही सीमित था। उस समय क्या था, इस गृह पुस्तकालय की बात करें, गृह विभाग के पुस्तकालय की, तो इसका उपयोग दोस्तों जो उच्च अधिकारी होते थे उच्च अधिकारियों तक ही इसका प्रयोग सीमित था। इंपीरियल लाइब्रेरी का जो दोस्तों प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष की अगर हम बात करें इंपीरियल लाइब्रेरी का, तो वो कौन था, जॉन मैकफर्लेन इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे सन 1910 में इस शाही पुस्तकालय परिषद का दोस्तों अध्यक्ष है वो आशुतोष मुखर्जी को बनाया गया था। आशुतोष मुखर्जी दोस्तों, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आशुतोष मुखर्जी, एक नाम याद रखना है आपको, आशुतोष मुखर्जी। ये भी दोस्तों अपने टाइम के भामाशाही थे एक तरीके से। आशुतोष मुखर्जी की दोस्तों हम बात करें तो आशुतोष मुखर्जी ने दोस्तों अपने निजी संग्रह की लगभग 80,000, उस समय की बात है दोस्तों, ये 80,000 पुस्तकें इस पुस्तकालय को दोस्तों दान कर दी थी इस पुस्तकालय को। कितनी पुस्तकें, 80,000 पुस्तकें दोस्तों, कम नहीं होती। आज हम किसी को 8 पुस्तकें नहीं दे सकते, उस समय 80,000 पुस्तकें इन्होंने दे दी थी। तो दोस्तों साथ ही बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 30 जनवरी 1903 को इस पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया गया था, ओपन कर दिया गया था। एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में इसको खोल दिया गया था। साथ ही दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्टली ये है जो हर बार एक रिवाइज रूप में आते ही रहते हैं। तो और जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है, किस में से कौन सा युग में गलत है। KM असदुल्ला लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, जो कि इंपीरियल लाइब्रेरी से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा है BS केशवन जो कि नेशनल लाइब्रेरी से रिलेटेड है। तीसरा है हरिनाथ डे जो कि नेशनल लाइब्रेरी से रिलेटेड है, और चौथा है आपका हरिनाथ डे इंपीरियल लाइब्रेरी से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं KM असदुल्ला, जी हाँ KM असदुल्ला तो इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको ये बताना है कि ये कब से कब तक इसके अध्यक्ष रहे थे। साथ ही दोस्तों BS केशवन की हम बात करें तो BS केशवन बिल्कुल नेशनल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों हरिनाथ डे। ये हरिनाथ डे दोस्तों 1907 में पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, 1907 में। जबकि 1907 में तो दोस्तों आप कॉमन सेंस की बात है कि उस समय तो राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी बना ही नहीं था। तो ये इसका आंसर गलत है दोस्तों, यानी कि हमारा जो सही क्वेश्चन टिक जो हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। हरिनाथ डे नीचे वाला लिखा हुआ है इंपीरियल लाइब्रेरी, ये बिल्कुल सही है। हरिनाथ डे इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे जो कि 1907 में बने थे। साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। KM असदुल्ला है, BS केशवन है, हरिनाथ डे है, साथ ही और जॉन मैकफर्लिन की हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, सभी इंपीरियल लाइब्रेरी से रिलेटेड थे। ये इनका जो रिलेशन था वो किससे था, इंपीरियल लाइब्रेरी से। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संदर्भ सेवा की अवधारणा 4 ऑप्शन आपके सामने प्रोवाइड हो चुके हैं। सैमुअल ग्रीन है, सैमुअल एस ग्रीन के नाम से इनको जानते हैं, मार्टिन लूथर है, SC ब्रैडफोर्ड है और रंगनाथन है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। दोस्तों सही आंसर मैं आपको बता दूं कि इसके जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सैमुअल ग्रीन। सैमुअल एस ग्रीन जो थे दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम संदर्भ सेवा की क्या अवधारणा प्रस्तुत की थी। संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो सैमुअल एस ग्रीन द्वारा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं संदर्भ सेवा की। तो पुस्तकालय की संदर्भ सेवा दोस्तों, पुस्तकालय की संदर्भ सेवा लक्ष्य पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को उनकी शोध आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध पुस्तकालय और सूचना संसाधनों से जोड़ता है। क्या करता है ये दोस्तों, जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। पुस्तकालय की संदर्भ सेवा दोस्तों क्या करती है, लक्ष्य पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को, यानी कि जो यूजर्स होते हैं जिनका जो टारगेट होता है उन टारगेट को किससे जोड़ते हैं, ये उन पुस्तकों से, उन यूजर्स को पुस्तकों से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही बात करेंगे और पुस्तकालय संसाधनों
पुस्तकालय संसाधनों से भी ये इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इससे और सबसे प्रभावी तरीके से पुस्तकालय और उपयोगकर्ताओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों कौन करता है, ये संदर्भ सेवा करती है दोस्तों, ठीक है। यानी पाठक और पुस्तक के मध्य अगर कोई संपर्क स्थापित करने वाला कोई है तो वो कौन है, पाठक और पुस्तक के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला कौन है, संदर्भ सेवा है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बात करेंगे संदर्भ सेवा को दो अलग अलग प्रकारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दो प्रकार संदर्भ सेवा के बताए गए दोस्तों। तो दो प्रकारों की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कौन कौन सी है, एक तो है दोस्तों आपकी रेडी रेफरेंस सर्विस और दूसरी आपकी दोस्तों लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो दोस्तों आपको बता दूं कि रेडी रेफरेंस सर्विस तो वही होती है जिसका आंसर हम कुछ क्षण में या कुछ ही पलों में दिया जा सके। जैसे कि आपको पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो आप बता सकते हो कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। अगर आपको दोस्तों इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या कि वो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, मान लो कि उसका आंसर आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर आपको कहीं से लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो वो क्या लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में आ जाता है दोस्तों। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो है इसकी टाइमिंग अवधि होती है दोस्तों 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका इसका रिप्लाई जो है वो पाठक को देना होता है या वो प्रोवाइड करवानी होती है दोस्तों किसी अन्य पुस्तकालय से या कहीं भी बाहरी पुस्तकालय से लाकर आपको उनको देनी होती है। बस दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा एबगिला किस दौरान प्रकाशित किया गया था। एबगिला क्या है दोस्तों, एक पत्रिका का नाम है ये एबगिला। तो ये किस दौरान प्रकाशित की गई थी, इसका टाइमिंग पीरियड इसमें पूछ रहा है। तो 1949 से 53 तक, 55 से 65 तक और 33 से 37 तक, साथ ही 1975 से 2005 तक। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं एबगिला के बारे में। तो दोस्तों एबगिला का जो प्रकाशन है वो कब से कब तक किया गया था, किस दौरान प्रकाशित की गई थी, तो ये 1949 से 1953 के मध्य प्रकाशित की गई थी। दोस्तों बात करूँ आपको एबगिला की अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एबगिला की दोस्तों फुल फॉर्म होगी एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ एनल्स। दोस्तों इसका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आपको याद कर लेना है एनल्स बुलेटिन BULLETIN बुलेटिन एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि ILA है। देसी आप आराम से देख भी सकते हैं दोस्तों ABG, यानी इसको दो पार्टों में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ABG और ILA। यानी आपको याद करने का एक आसान तरीका बता दूं कि एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA बोले तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। साथ ही दोस्तों हम एबगिला के बारे में बात करेंगे तो एबगिला का जो प्रकाशन है 1949 में ILA यानी ILA बोले तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शुरू कर दिया गया था दोस्तों। कब 1949 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा दोस्तों आज का, मुझे लग रहा है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों उन टेस्ट सीरीज में हम मिलेंगे आपसे जल्द ही। और तब तक के लिए आप इससे टेस्ट सीरीज को आप एक बार देख सकते हैं। साथ ही अगर समझ में नहीं आए तो एक बार आप पुनः इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या अगर आपसे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपना डिस्कशन लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर भी इसमें प्रोवाइड करवाए हुए मिलेंगे, तो उससे भी आप हमें कांटेक्ट करके आप कोई भी डिस्कशन किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि लाइब्रेरी साइंस कुछ भी नहीं है। आपको चंद दिनों में अंगुलियों पे लाइब्रेरी साइंस मिलेगी। आप खुद ऐसा सोचोगे कि ऐसा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस समय जो बंदा नए रूप में एक तैयारी करता है तो उसे ये लगता है कोई भी नई चीज़ हमें मिलती है तो हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत हार्डली है। तो ऐसा हार्डली कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर मन बना लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी टेस्ट सीरीज में।